हेलो स्टूडेंट्स, मैं कल्पना गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आर कॉलेज अलवर। आज हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के इस 4th वीडियो लेक्चर में फ्री रेडिकल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में आप कार्बन आयन के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्री रेडिकल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जब किसी कार्बनिक यौगिक का समांश विखंडन होता है तो फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। अगर किसी सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल के जो दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान होती है तो सहसंयोजक बंध के एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर चला जाता है, जिससे उसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इसे हम कहते हैं मुक्त मूलक। यानी कि अगर परमाणु या अणु या आयन के पास अगर एक विषम या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं रेडिकल। और we can say radicals are atom, molecules or ions with unpaired electron and outer shell configuration. मुक्त मूलक अनुचुंबकीय होते हैं। मुक्त मूलक पर धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है या मुक्त मूलक उदासीन भी हो सकता है। क्योंकि मुक्त मूलक के भारी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो बहुत क्रियाशील होता है और उसका स्थायित्व कम होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोग इसे ध्यान से सुने और इसे नोट भी करें कि अगर किसी मेटल या मेटल आयन या उसका कोई कॉम्प्लेक्स हो और उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो रेडिकल नहीं कहलाएगा। मेटल इजीली अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन बना लेते हैं या उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसे हम मुक्त मूलक नहीं कहेंगे। जो कन्वेंशनल हमारी मेटल्स हैं उन पर अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ रेडिकल। तो फ्री रेडिकल इज सिंपली एन एटम विद वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। अगर उसके भारी कक्ष में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु के भारी कक्ष में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर, हर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर रहना चाहता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार मुक्त मूलक का निर्माण होता है। मुक्त मूलक सामान्यतः तापीय या प्रकाशिक समांश विखंडन के द्वारा इजीली प्राप्त हो जाता है। लाइट एक सबसे अच्छा सोर्स है एनर्जी का। अगर हम देखें तो रेड लाइट की एनर्जी होती है 167 किलो जूल प्रति मॉलिक्यूल, ब्लू लाइट की 293 किलो जूल पर मॉलिक्यूल और यूवी लाइट जिसकी एनर्जी रहती है 586 किलो जूल प्रति मॉलिक्यूल। तो कार्बनिक यौगिकों के डिकम्पोजिशन के लिए यूवी लाइट सबसे बेटर सोर्स है, अर्थात यूवी लाइट की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक का विखंडन हो जाता है। बहुत सारे कार्बनिक यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं ही विखंडित हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसा आप सामान्यतः अगर आप लैब में आपने ध्यान से देखा हो तो बहुत सारे यौगिक समय के साथ उनका कलर डार्क हो जाता है क्योंकि लाइट की उपस्थिति में उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दोनों की विद्युत ऋणता समान है। सहसंयोजक बंध का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन पर जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन परमाणु पर जा रहा है। इस प्रकार दोनों परमाणुओं पर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है और यहाँ आप देख रहे हैं कि भारी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो रिजल्टिंग स्पीसीज बनी है समांश विखंडन के फलस्वरूप, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। इसके अलावा फ्री रेडिकल तापीय विखंडन से भी इजीली बन जाता है पेरोक्साइड्स के अंदर। इस फर्स्ट रिएक्शन में आप देख रहे हैं एल्किल पेरोक्साइड
ताप की उपस्थिति में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य का बंध आराम से टूट जाता है, इजीली टूट जाता है और बन जाता है अल्कोक्सी रेडिकल। इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन एजो एल्किल नाइट्राइल, यहाँ एजो बॉन्ड जो है NN हीट की ताप की उपस्थिति में इसका भी विखंडन हो जाता है और एल्किल मुक्त मूलक बन जाता है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं। कॉपर फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो दोनों की जब रिएक्शन होती है तो कॉपर फर्स्ट का कॉपर 2 के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है और बेंजोइल पेरोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और फेनिल रेडिकल मिल जाता है आपको। इसके अलावा किसी भी अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम या सोडियम लवण लें और उसका वैद्युत अपघटन करें तो उससे धनायन और ऋणायन यानी कि कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन में उसका विखंडन हो जाएगा आयनों के अंदर और एनोड के ऊपर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और मुक्त मूलक की प्राप्ति होगी। एनोड पर एल्किल मुक्त मूलक की प्राप्ति होगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जिस प्रकार से आप कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी के बारे में आपने पूर्व में पढ़ा था, मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी भी उसी क्रम में होती है। मुक्त मूलक 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी मुक्त मूलक का स्थायित्व सेकेंडरी से अधिक होता है और सेकेंडरी मुक्त मूलक अपने प्राइमरी मुक्त मूलक से स्थायी होता है। यहाँ आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि मेथल रेडिकल है, प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल और टर्शियरी रेडिकल। तो सबसे ज़्यादा स्थायी है टर्शियरी रेडिकल, जिसे कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि भारी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाईली रिएक्टिव है और जिनके पास भारी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 8 उनका अष्टक कंप्लीट नहीं होता, वो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि वो स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, अर्थात मुक्त मूलक इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। सामान्यतः मुक्त मूलक उदासीन होते हैं और इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो टर्शियरी रेडिकल सेकेंडरी से स्थायी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3 एल्किल समूह लगे हैं और जैसे कि पहले आपको मैं बता चुकी हूँ और आप भी जानते हैं, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला अर्थात प्लस आई इफेक्ट वाला समूह होता है। तो ये जिस कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, अर्थात उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को कुछ हद तक पूर्ण करते हैं, जिसके कारण उसका स्थायित्व बढ़ता है। टर्शियरी रेडिकल के अंदर 3 एल्किल समूह सेंटर कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जबकि सेकेंडरी रेडिकल में 2 मेथल समूह हैं और प्राइमरी रेडिकल में 1 मेथल समूह है और मेथल रेडिकल जिसके पास कोई मेथल समूह या प्लस आई वाला समूह नहीं है। इस कारण टर्शियरी रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज़्यादा स्थायी होता है प्राइमरी से। तो एक कॉमन चीज़ है कि अगर किसी के पास कमी है इलेक्ट्रॉन की और उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कोई ऐसा समूह लगा हो जो उसकी कमी को पूरा करे, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाए, तो उस स्पीसीज का या मॉलिक्यूल का या आयन का स्थायित्व बढ़ता है। नेक्स्ट है कॉन्जुगेशन। जैसा कि आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, अदर मध्यवर्ती जो स्पीसीज है उनमें भी, कि अगर हमारा मुक्त मूलक जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर उसके संयुग्मन में पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है और उससे ओवरऑल मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है और उसका स्थायित्व बढ़ता है।
आप देखेंगे एलाइलिक रेडिकल, जहाँ फर्स्ट कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन होने से क्योंकि पाई के इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तुलना में इजीली रिमूव हो जाते हैं, तो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन थर्ड कार्बन पर जाता है। सेकेंड कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट कार्बन का अनपेड इलेक्ट्रॉन में भी बॉन्डिंग हो जाती है और वहां बन जाता है पाई बॉन्ड और थर्ड कार्बन पर अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इस प्रकार फर्स्ट कार्बन से अनपेड इलेक्ट्रॉन थर्ड कार्बन पर चला गया, अर्थात स्टेबिलिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो एक परमाणु पर न रहकर दो परमाणु के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसी प्रकार से बेंजोइलिक रेडिकल, जहाँ जो sp3 वाला CH2 कार्बन है उस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो पाई बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे जाता है और एक CH2 के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर पाई बॉन्ड बनाता है। आप सेकेंड रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ऑर्थो पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के सेकेंड पाई इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कॉन्जुगेशन में है। आप नीचे रेड एरो में देख रहे हैं, हाफ एरो, बेंजीन का पाई बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो कार्बन पर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन के साथ मिलकर नया पाई बॉन्ड बनाता है। डायग्राम थर्ड पर फोकस करें, इसमें ऑर्थो में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक नया पाई बॉन्ड बन चुका है। अब इस नए अनपेड इलेक्ट्रॉन जो कि पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन और जो थर्ड पाई इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में कॉन्जुगेशन है, तो पैरा का इलेक्ट्रॉन और जो पाई बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर नया पाई बॉन्ड बनाते हैं और ऑर्थो पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। डायग्राम नंबर 4 देखें और इस प्रकार से आप चारों स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करें तो आप देख रहे थे कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन sp3 कार्बन पर था अब वो बेंजीन रिंग में ऑर्थो पे, पैरा पे और फिर ऑर्थो पर चला जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी किसी एक कार्बन पर सीमित न रहकर बेंजीन रिंग के 3 कार्बन पर डीलोकेलाइज होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी एक जगह न रहकर पूरे बेंजीन रिंग में फैल जाती है। इस प्रकार से यौगिक की स्टेबिलिटी या हम मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो स्थायी स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, अर्थात वो रेडिकल लॉन्ग लिव हो जाए। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी हम मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरह का अनुनाद है। अनुनाद के अंदर आपने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर जिस कार्बन पर मुक्त मूलक है उसके पास वाले कार्बन पर, अर्थात अगर बीटा हाइड्रोजन है, अर्थात पास वाले कार्बन पर अगर बीटा हाइड्रोजन है तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग होकर और इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर डीलोकेलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन पर मुक्त मूलक है उसका p ऑर्बिटल और बीटा जो हाइड्रोजन है उसका सिग्मा ऑर्बिटल, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता, इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। जिस कार्बन पर मुक्त मूलक है उसके पास वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन होती है, जितने हाइड्रोजन होंगे
उतनी ही अनादित संरचनाएं प्राप्त होंगी। और क्योंकि अब कार्बन के भारी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए उस पर से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और उसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन के पास अब एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, इसलिए हाइड्रोजन पर अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक CH3 के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए 3 अनादित संरचनाएं बनती हैं। तो सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन H के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। फिर थर्ड स्ट्रक्चर देखें हम इसी प्रकार से। सेकेंड जो हाइड्रोजन है उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल वाले कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी अतिसंयोजन हो सकता है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रहता, अर्थात अतिसंयोजन हो जाता है। फोर्थ डायग्राम में जो थर्ड वाला CH3 का जो H है वहां पर ओवरलैपिंग हो रही है सिग्मा बॉन्ड और जो कार्बन का sp3 वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp3 और CH के सिग्मा बॉन्ड के बीच में। तो इस प्रकार से इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और कार्बन H के बीच में बॉन्ड खत्म होकर हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल है उसमें जो कि 2 CH3 समूह होते हैं, एक CH3 समूह से 3 अतिसंयुग्मन की संरचनाएं बनती हैं। अगर 2 CH3 होंगे तो 6 बनेंगी और एक मूल संरचना होगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 संरचनाएं बनेंगी। और जब मुक्त मूलक से 3 CH3 समूह लगे होंगे तो ऐसी स्थिति में एक मैथिल मुक्त मूलक से 3 अतिसंयुग्मन की संरचनाएं बनती हैं, तो 3 मैथिल समूह होने से 9 अतिसंयुग्मन संरचनाएं बनेंगी और एक मूल संरचना होगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 अतिसंयुग्मन की संरचनाएं प्राप्त होंगी। इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की कमी कार्बन पर न रहकर हाइड्रोजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, अर्थात डीलोकेलाइज हो गई। इसलिए जितनी ज्यादा अनादित संरचनाएं बनेगी उस मुक्त मूलक का स्थायित्व उतना ही बढ़ेगा। इसलिए अतिसंयुग्मन के द्वारा भी आप टर्शरी मुक्त मूलक के स्थायित्व को समझा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुक्त मूलक के संरचना की। मुक्त मूलक जैसा कि अभी आपको बताया गया, इसके भारी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यूजुअली जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो sp2 और sp3 के बीच में होती है। अगर हम जनरल बात करें तो फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर में संकरण sp3 होता है और इसकी जो ज्यामिति होती है वो शैलो पिरामिडल होती है, यानी कि sp3 संकरण में 3 sp3 कक्षक 3 S से बंध बना रहे हैं और एक sp3 कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये sp3 हाइब्रिडेशन वाली स्ट्रक्चर इन्वर्ट होकर आप दूसरी राइट साइड में देख रहे हैं कि इन्वर्ट हो गई है और जो sp3 कक्षक था जिसमें कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो नीचे की तरफ आ गया है। इन दोनों संरचनाओं के बीच में बहुत ऊर्जा का बहुत कम अंतर होता है, इसलिए आपस में तेजी से बदलती रहती है। इन दोनों संरचनाओं के आपसी बदलने में एक बीच में संक्रमण अवस्था आती है। इस संक्रमण अवस्था में sp2 संकरण होता है। ये दोनों संरचनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं, ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है और उसके बीच में जो संरचना बनती है वो कहलाती है संक्रमण अवस्था, जिसमें कि फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर sp2 संकृत होता है, जहाँ एक p कक्षक जो कि असंकृत है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, p ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। 3 sp2 कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं 3 परमाणुओं के साथ और एक p कक्षक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस प्रकार
मुक्त मूलक की ज्यामिति sp3 और संक्रमण अवस्था में sp2 में रहती है। अब आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सामान्यतः मुक्त मूलक गैसीय अवस्था में आसानी से बन जाते हैं और जनरली मुक्त मूलक अध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में बनते हैं। हालांकि विलायक की ध्रुवता का इस पर कोई असर नहीं होता है। जो शॉर्ट लिव्ड रेडिकल्स होते हैं उनको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। इतने रिएक्टिव होते हैं कि हम उनको पृथक नहीं कर सकते अभिक्रिया से। जो लॉन्ग लिव्ड होंगे अर्थात अनुनाद के द्वारा या हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा या उससे कोई प्लस आई वाला समूह लगा हो तो वो मुक्त मूलक स्थायी हो जाते हैं और स्थायित्व होने की वजह से उनकी क्रियाशीलता शॉर्ट लिव्ड रेडिकल की तुलना में कम हो जाती है, अर्थात वो ज़्यादा समय तक रह सकते हैं और उन्हें हम पृथक कर सकते हैं। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। दो फ्री रेडिकल आपस में अभिक्रिया करके चाहे वो समान हो चाहे वो विपरीत हो और एक स्थायी यौगिक बना लेते हैं। इसके अलावा एक और अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक के अंदर जिसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन, अर्थात मुक्त मूलक से एक प्रोटॉन निकल जाता है और एक उससे बन जाता है एल्कीन, जैसे CH3CH2। CH3CH2 जो है इसके अगर हम दो मॉलिक्यूल हमारे पास हों तो उससे बन जाएगी एल्कीन और एल्केन। तो ये कुछ रिएक्शंस थे फ्री रेडिकल के द्वारा जिससे कि वो अपना स्थायित्व प्राप्त करता है। और इसके साथ ही आज हमारा फ्री ये चैप्टर ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।